और ईरान भी अपनी पिछले 40 साल से तैयारी में था, उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता था, या शायद उसने ईरान खुद को छुपाया हुआ था। तो इस वार में वो खुल के उसकी स्ट्रेटजीज़ जो थी पहले वो जो आम मिसाइल होते थे गिराता था, तो ये उससे वो एनालाइज करता था कि उनका डिफेंस सिस्टम इसराइल का या अरब वर्ल्ड के अंदर जो यूएसए के लगे हुए हैं वो कितना सेचुरेट हो सकता है। तो अभी उसने इस वॉर के अंदर ये साबित कर उसने वो पिछले डाटे की बेस के ऊपर अब उनको एग्जॉस्ट किया, उनके डिफेंस सिस्टम को, और फिर अटैक्स किए ड्रोन्स के ज़रिए, मिसाइलों के ज़रिए, तो उनको नुकसान पहुंचाया। और स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर जो माइंस थी और बाकी जो पूरी उस सहरा की और वो जो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के पैरेलल जो ईरान की जो लैंड है वहाँ पे जितना भी उसका एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो यूएसए उसको वीक करने में, उसको कैटर करने में, अगर B-2 बम्बर्स भी उसने यूज़ किए। अगर आप याद होगा कि पिछले साल उसने B-2 बम्बर्स लाया था लेकिन ईरान ने उनको गिराया नहीं। अभी तो ड्रोन्स भी गिरा दिए, जहाज़ भी काफ़ी उसके गिराए हैं, लेकिन उस वक्त नहीं गिराया। क्यों? उसने अपनी स्ट्रेटजी के तहत उनको छुपा के रखा, अपने आप को वीक शो किया। जब बरतानिया और यूरोपियन ताकतें आपस में लड़ के कमज़ोर हो गई तो बरतानिया के फॉल के बाद अमेरिका का सिस्टम आया, अमेरिका लेड वर्ल्ड ऑर्डर आया। स्टिल जो फाइनेंस है उसके अंदर यूएसए है बहुत ज़्यादा, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, स्विफ्ट सिस्टम है मनी ट्रांसफ़र का, वो स्टिल यूएसए के पास है। लेकिन पैरेलली चाइना और रशिया, ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं वो एक सिस्टम ला रहे हैं जिसको गोल्ड बेस्ड सिस्टम कहते हैं। इसलिए मोदी ने 15% टैक्स लगा दिया है गोल्ड इंपोर्ट पे। तो मोदी जो है वो बेसिकली कैपिटलिस्टिक ब्लॉक को इससे सपोर्ट कर रहा है, यूएसए को सपोर्ट कर रहा है। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात में चाइना के साथ जो इंगेजमेंट्स हैं दोनों में फ़र्क यह है कि चाइना का जो यूएसए के साथ तल्लक है वो सिर्फ ट्रेड का है, स्ट्रेटजिक या पॉलिटिकल ट्रस्ट का नहीं है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर उनके ख्यालात नहीं मिलते हैं क्योंकि यूएसए तो डोमिनेट रहना चाहता है एंड एज ए सिंगल कंट्री, स्टेट लेड, स्टेट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था चाइना के अंदर, ठीक है, जो कि सोवियत सपोर्टेड था, सोवियत टेक्नोलॉजीज़ उसके पीछे थी। लेकिन जो कि वेस्टर्न कैपिटलिज्म यानी कि अमेरिकन कैपिटलिज्म में एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा अच्छी थी तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा डोमिनेंस उनकी होती गई। तो ये एक वर्ल्ड ऑर्डर था जो बेसिकली टेक्नोलॉजी डोमिनेंस पे खड़ा था और उसके पीछे मिलिट्री पावर थी। जो गड़बड़ करता था मुल्क उसको थप्पड़ मारते थे मिलिट्री के ज़रिए, तो सीधा इन लाइन हो जाता था। करना चाहता है दुनिया के अंदर पॉलिटिकल जो ऑर्डर है वो डाइवर्सिफाइड हो, तो इसलिए रशिया और चाइना के ख्यालात इस पर मिलते हैं। तो इसलिए दोनों कंट्री ज़्यादा अलाइन है। पुतिन को चाइना के अंदर पुतिन दी ग्रेट कहा जाता है, यानी कि वो उनका पीटर दी ग्रेट एक होता था रशिया का, उसके बाद पुतिन को पुतिन दी ग्रेट कहते हैं, तो बड़ी उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सीरीज़। गुड इवनिंग, आई एम डॉक्टर मुमताज़ ख़ान और आज हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर बात करेंगे विच इज़ लेड बाय द चाइना। लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझने के लिए पहले आपको ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर को समझना ज़रूरी। अब ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर 1945 में अमेरिका ने बनाया था, जब बरतानिया और यूरोपियन ताकतें आपस में लड़ के कमज़ोर हो गई तो बरतानिया के फॉल के बाद अमेरिका का सिस्टम आया, अमेरिका लेड वर्ल्ड ऑर्डर आया। तो बेसिकली उस वर्ल्ड ऑर्डर में था क्या, अमेरिका ने पूरी दुनिया को कैसे इंगेज किया था। बेसिकली वो सिविलाइज्ड इंगेजमेंट का नैरेटिव था जिसमें पूरी दुनिया की जो चीज़ें थी वो अमेरिका ख़रीदता था, उसके बदले में डॉलर उनको देता था और डॉलर को उसने स्लोली पहले तो गोल्ड के साथ अटैच किया, फिर 1970s में गोल्ड से भी उसको डिटैच कर दिया और चीज़ें ख़रीदता था और डॉलर देता था। अब डॉलर के ऊपर उसको जस्ट एक प्रिंटिंग मशीन थी, तो वो दुनिया की और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन सारे ज़्यादातर उसी के पास थे चीज़, ठीक है। शुरू में प्रोडक्शन भी सारी वो खुद करता था, लेकिन स्लोली प्रोडक्शन दुनिया के बाकी कंट्रीज़ में उसने शिफ्ट की और मिलिट्री डोमिनेंस उसके पास रखी। सप्लाई चेन काफ़ी डाइवर्स थी, यूएसए में डिज़ाइन होती थी चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग जो थी ताइवान में होती थी, कोरिया में होती थी, फिर उनकी कुछ असेंबलिंग पार्ट्स चाइना में होते थे,
कुछ यूरोप में होते थे। तो इस तरह एक कम्प्लेक्स सप्लाई चेन जो थी वो बनी हुई थी, जिसके ऊपर कंट्रोल उनका था, तो डोमिनेंस उनकी थी। स्लोली चाइना ने जब मैन्युफैक्चरिंग रखी तो अपनी लेबर को स्किल किया और उसकी सोफिस्टिकेशन होती गई टाइम के साथ, तो वो और फिर एंटरप्रेन्योरशिप किया, यानी कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि सोशल वैल्यूज़ के अंडर या सोशलिज़म या कम्युनिज़म की वैल्यूज़ के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की 70s में। उससे पहले तो स्टेट लेड, स्टेट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था चाइना के अंदर, ठीक है, जो कि सोवियत सपोर्टेड था, सोवियत टेक्नोलॉजीज़ उसके पीछे थी। लेकिन चूँकि वेस्टर्न कैपिटलिज़म यानी कि अमेरिकन कैपिटलिज़म में एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा अच्छी थी, तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा डोमिनेंस उनकी होती गई। तो ये एक वर्ल्ड ऑर्डर था जो बेसिकली टेक्नोलॉजी डोमिनेंस पे खड़ा था, और उसके पीछे मिलिट्री पावर थी। जो गड़बड़ करता था मुल्क, उसको थप्पड़ मारते थे मिलिट्री के ज़रिए, तो सीधा इन लाइन हो जाता था। तो इस तरह से वो वर्ल्ड ऑर्डर चलता रहा, और उसकी जो सोल थी वो पेट्रो डॉलर 70s में बन गया कि दुनिया की हर जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो दुनिया चलती ही पेट्रोल पे है या गैस पे है, LNG पे है, तो वो सारी जितनी भी ट्रेड थी वो अरब वर्ल्ड को ही उसका लाइसेंस दिया गया। इवन इंडिया को भी तेल नहीं निकालने दिया गया। ये प्रूवन बात है कि इंडिया के पास तेल था, और 70s में उसको जब तेल निकालने की इजाज़त नहीं दी गई, अलबत्ता उसको ये इजाज़त मिल गई थी इंडिया को कि वो सोवियत यूनियन से तेल ख़रीद ले, बाद में रशिया से भी ख़रीदता रहा, पाकिस्तान को वो भी इजाज़त नहीं थी। तो इस तरह से ये एक सारी अरेंजमेंट्स थी इस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर, जिसमें अरबों को पेट्रो डॉलर उसके साथ लिंक किया था। हाँ, पाकिस्तान को कैसे मैनेज किया जाता था? पाकिस्तान को रेमिटेंस के ज़रिए मैनेज किया जाता था, थोड़े बहुत बाकी जो रहते थे वो IMF के ज़रिए मैनेज किया जाता था। तो ये दुनिया के सारे कमो बेश मुल्कों को, जो जिस तरह फ़िलिपीन है, उसको भी रेमिटेंस के ज़रिए उसकी इकॉनमी को मैनेज किया जाता था। तो फुली किसी कंट्री को, अब अरबों के पास पैसा तो था लेकिन उनको मिलिट्री बनाने की इजाज़त नहीं थी। पाकिस्तान के पास मिलिट्री थी, इसके पास पैसा, जो इकॉनमी उसको क्रिएट करने की ज़रूरत, क्रिएटिव इंडस्ट्रियलाइज इकॉनमी, मैन्युफैक्चरिंग बेस इकॉनमी बनाने की इजाज़त नहीं थी। तो इस तरह की डिपेंडेंसी का एक सिस्टम रखा गया था पूरी दुनिया में, और उसकी जो लीडरशिप थी वो USA के पास थी। सो दिस वाज द ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर। अच्छा, अब ये वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली वो कहते हैं ना, अपने ही दाम में सयाद आ गया, वो इस तरह शेर है, अगर गलत है तो माफ़ी चाहता हूँ, यानी कि अब परिंदा जो था या वो अपने ही वो खुद ही शिकार हो गया, ठीक है। तो बात यह है कि इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग तो दुनिया के अंदर शिफ्ट की, लेकिन चूंकि चाइना एक ऑर्गेनाइज्ड कंट्री था, उसकी इंडिपेंडेंट थिंकिंग की लीडरशिप थी, तो उन्होंने सप्लाई चेन पूरी को समझा और पूरी सप्लाई चेन पे काम किया, ना कि किसी एक इंडस्ट्री पे। तो इसलिए वो हर एक इंडस्ट्री के अंदर डोमिनेट हुए, और जब वो डोमिनेट हो गए हैं अब वो, और USA इस तरह स्मॉल वॉर्स में इंगेज रहा। लीबिया वार हो गई, इराक वार हो गई, सीरिया वॉर हो गई, इस तरह स्मॉल वॉर्स के अंदर रहा। यूक्रेन तो मल्टी फ्रंट पे वो रहा। तो उन्होंने शुरू में तो चाइना को इंगेज किया था, जिस तरह कोरियन वार के अंदर कोरिया, साउथ कोरिया को अलग कर दिया। बाद में जब इन्होंने एटम बम बनाया चाइना ने, उस वक्त भी चाइना को काफ़ी टाइम मिलता रहा, लेकिन फाइनली चाइना उनके साथ इंगेज भी रहा। सोवियत के साथ जब इख्तलाफात हुए तो पाकिस्तान के ज़रिए सेटिंग भी हो गई। तो चाइना ने अपनी मतलब मुस्तकिल उससे कोई नफ़रत या वो अंदर से, तो वो कैपिटलिज़म के अगेंस्ट थे, लेकिन रिलायबल भी नहीं कहते USA को, लेकिन इंगेजमेंट उन्होंने रखी, बिज़नेस इंगेजमेंट भी रखी। तो अब वो इसलिए वो चीज़ों में डोमिनेट, अगरचे आज भी USA AI टेक्नोलॉजी के अंदर वर्ल्ड प्लेयर है, चिप इंडस्ट्री में आज भी वो है, लेकिन चाइना बहुत सारी चीज़ें वो उसके पास होती हैं लेकिन वो बताता नहीं है। तो ये भी एक एटीट्यूड है चाइना। तो इस तरह चाइना अब एक सुपर पावर बन चुका है, और ईरान भी अपनी पिछले 40 साल से तैयारी में था, उसको अंडर एस्टिमेट किया जाता था, या शायद उसने ईरान ने खुद को छुपाया हुआ था। तो इस वार में वो खुल के उसकी स्ट्रेटजीज़ जो थी पहले वो जो आम मिसाइल होते थे गिराता था, तो ये उससे वो एनालाइज़ करता था कि उनका डिफेंस सिस्टम इसराइल का या अरब वर्ल्ड के अंदर जो USA के लगे हुए हैं वो कितना सेचुरेट हो सकता है। तो अभी उसने इस वॉर के अंदर ये साबित कर उसने उस पिछले डाटे की बेस के ऊपर अब उनको एग्जॉस्ट किया, उनके डिफेंस सिस्टम को, और फिर अटैक्स किए ड्रोन्स के ज़रिए, मिसाइलों के ज़रिए।
तो उनको नुकसान पहुंचाया। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर जो माइंस थी और बाकी जो पूरी उस सहरा की और वो जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के पैरेलल जो ईरान की जो लैंड है वहाँ पे जितना भी उसका एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो यूएस से उसको वीक करने में, उसको कैटर करने में, अगर B-2 बम्बर्स भी उसने यूज़ किए। अगर आप याद होगा कि पिछले साल उसने B-2 बम्बर्स लाया था लेकिन ईरान ने उनको गिराया नहीं। अभी तो ड्रोन्स भी गिरा दिए, जहाज़ भी काफ़ी उसके गिराए हैं, लेकिन उस वक्त नहीं गिराया। क्यों? उसने अपनी स्ट्रेटजी के तहत उनको छुपा के रखा, अपने आप को वीक शो किया। तो इसी वजह से वो ट्रैप हो गया यूएस से। तो ये अकल से बेसिकली सुपर पावर्स बनती हैं, स्ट्रेटजी से सुपर पावर बनती हैं। तो ये उनकी और नए नॉलेज की बेस पे अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर उनको ईरानियों को प्राउड था या अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि वी विल विन बाय दिस स्ट्रेटजी। एक तो होता है ना कि दुश्मन के पास एक आप दोस्त है तो आप भी एक आप दोस्त बना रहे, उसके पास बैरी बेड़ा है तो आप भी बैरी बेड़ा बना रहे हो। अब ईरान ने ये स्ट्रेटजी नहीं रखी है, बल्कि उसने ऐसी वार स्ट्रेटजी रखी है जिसके ज़रिए वो इकोनॉमी को चोक कर रहा है। अब न्यूक्लियर वार तो यूज़ नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि इससे तो चाइना और रशिया भी बीच में कूद जाएंगे। तो अब इसलिए ईरान को टेंशन नहीं है कि वो न्यूक्लियर बम की तरफ जाए। अगरचे शायद अगली स्टेज पे शायद वो भी एक्वायर कर लेंगे, लेकिन उसको हम कहना वो डिप्लोमेसी को समझते हैं। डिप्लोमेसी को हिसाब से उन्होंने यूएसए को डिफीट किया। मोरल डिफीट भी दी है कि यूएसए ने 2 बार इसराइल ने नेगोशिएशन के बीच अटैक किया, तो मोरल डिफीट भी दी है, डिप्लोमेटिक डिफीट भी दी और मिलिट्री डिफीट भी दी। इस तरह ये पुराना वर्ल्ड ऑर्डर जो क्रम्बल कर रहा है। लेकिन स्टिल जो फाइनेंस है उसके अंदर यूएसए है बहुत ज़्यादा। जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, स्विफ्ट सिस्टम है मनी ट्रांसफ़र का, वो स्टिल यूएसए के पास है। लेकिन पैरेलली चाइना और रशिया, ब्रिक्स कंट्रीज़ जो हैं वो एक सिस्टम ला रहे हैं जिसको गोल्ड बेस्ड सिस्टम कहते हैं। इसलिए मोदी ने 15% टैक्स लगा दिया है गोल्ड इंपोर्ट पे। तो मोदी जो है वो बेसिकली कैपिटलिस्टिक ब्लॉक को इससे सपोर्ट कर रहा है, यूएसए को सपोर्ट कर रहा है। दुनिया की किसी कंट्री ने टैरिफ नहीं लगाया, बल्कि दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड बाय कर रहे हैं। इवन ये 2022 से ट्रेंड शुरू हुआ है, इवन 2026 में भी के Q1 के अंदर, पहले क्वार्टर के अंदर 4 महीने के अंदर दुनिया ने गोल्ड, सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड ख़रीदा है। स्पेशली एशियन कंट्रीज़ जितने भी, काज़ाख्स्तान, ताजिकिस्तान, जितने भी स्तान कंट्रीज़ हैं, इस तरह यूरोप कुछ कंट्रीज़ ने भी, फ्रांस ने भी अपना गोल्ड यूएसए से वापस ले लिया है। तो बहुत सारे कंट्रीज़ जो है ना वो गोल्ड बाय कर रहे हैं एज ए रिज़र्व, क्योंकि वो देख रहे हैं फ्यूचर को कि फ्यूचर गोल्ड में है। बेसिकली जो पुतिन आया है और अभी ट्रम्प भी आया है, तो पुतिन और ट्रम्प की मुलाकात में चाइना के साथ जो इंगेजमेंट्स है, दोनों में फ़र्क ये है कि चाइना का जो यूएसए के साथ तल्लक है वो सिर्फ ट्रेड का है, स्ट्रेटजिक या पॉलिटिकल ट्रस्ट का नहीं है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर उनके ख्यालात नहीं मिलते हैं, क्योंकि यूएसए तो डोमिनेट रहना चाहता है एज ए सिंगल कंट्री, लेकिन चाइना डाइवर्सिफाई करना चाहता है दुनिया के अंदर। पॉलिटिकल जो ऑर्डर है वो डाइवर्सिफाइड हो, तो इसलिए रशिया और चाइना के ख्यालात इस पर मिलते हैं। तो इसलिए दोनों कंट्री ज़्यादा अलाइन है। पुतिन को चाइना के अंदर पुतिन दी ग्रेट कहा जाता है, यानी कि वो उनका पीटर दी ग्रेट एक होता था रशिया का, उसके बाद पुतिन को पुतिन दी ग्रेट कहते हैं, तो बड़ी उसकी रिस्पेक्ट की जाती है। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर उनके ख्याल मिलते हैं। फिर तो पॉलिटिकली करीब हैं, आइडियाज़ के ऊपर, फ्यूचर विजन के ऊपर करीब हैं। और इन्होंने, चाइना और रशिया ने फ्री पास है, सिटीजन्स फ्री आ सकते हैं। तो पिछले साल 2 मिलियन रशियन चाइना में आए और 1 मिलियन चाइनीज़ रशिया में गए। तो इस तरह से दोनों कंट्रीज़ बड़े पब्लिक लेवल पे भी करीब हैं। बड़े रशियन एंटरप्रेन्योर्स, आम पब्लिक चाइना में है, चाइनीज़ उधर जाते हैं। तो बॉर्डर लेस सिस्टम एक किस्म का दोनों कंट्रीज़ का बन गया, जो कि यूएसए के साथ उनका नहीं है। फिर यूएसए के साथ फिर साइबेरिया से चाइना के अंदर गैस पाइपलाइन की भी बात हुई। अगरचे यूएसए के साथ भी इंगेजमेंट रखी है, लेकिन वो जस्ट ट्रेड बेस्ड है। बस उन्होंने कहा कि हम 200 आपसे बोइंग लेंगे, हम आपसे सोयाबीन या इस तरह ऑयल वगैरह ख़रीदेंगे, हम अलास्का के अंदर LNG टर्मिनल बनाएंगे। तो दे आर इंगेजिंग विद द यूएसए, चाइना is engaging with the USA, but only for the सिर्फ वो ट्रेड के लिए, पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल अलाइंस नहीं है। तो जो सुपर पावर होती है उसके बड़े फेसेस होते हैं।
तो जो हाईएस्ट फेस होता है वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट का होता है, आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट का होता है, वो नहीं है, बिजनेस अलाइनमेंट है। इसी तरह जो ईरान है उससे भी चाइना तेल खरीदता है, सऊदी से भी खरीदता है, इवन यूएस से, तो सारे कंट्री से अपनी सप्लाई चेन को भी उसने डाइवर्सिफाई रखा हुआ, खुद भी कंट्री के अंदर रिजर्व रखता है ऑयल का, गैस, इन चीज़ों का, ताकि क्राइसिस आए तो उसकी सिचुएशन। लेकिन ईरान के साथ उसके स्ट्रेटेजिक तल्लुकात हैं, मिलिट्री के तल्लुकात, मिलिट्री टू मिलिट्री तल्लुकात हैं, ठीक है। तो वो और चाइना और ईरान जो कि एंटी अमेरिका है, ठीक है, तो इसलिए उसका स्ट्रेटेजिक एक रिलेशनशिप है। और अब तो ये तो प्रूवन है कि उसने बेदो सैटेलाइट की सपोर्ट दी है। बाकी मिलिट्री हार्डवेयर तो हो सकता है ईरान ने अपना बनाया हो या कुछ उनसे कोलैबोरेशन भी हो, लेकिन जो जिस पे कोई इंतराज़ नहीं आया वो सैटेलाइट सपोर्ट है ईरान की मिलिट्री को। तो इस तरह ब्रिक्स जो है वो नया एक फाइनेंशियल सिस्टम बनाने की तरफ दुनिया का है। अब उसके फीचर क्या होंगे उसकी डिटेल इस वीडियो में नहीं है ना, अभी उस पर अभी मज़ीद उस पर काम होना है, मैंने R&D अभी करनी है। उसके क्या ब्रिक्स का जो न्यू फाइनेंशियल मॉडल होगा दुनिया का वो क्या होगा, ये तो है कि गोल्ड बेस्ड होगा, लेकिन क्या उसके बाद स्विफ्ट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, USA के साथ इसकी क्या इंगेजमेंट होगी, ये दुनिया में फिर बाइपोलर वर्ल्ड बन जाएगा, दो ब्लॉक, ये अभी चीज़ें सामने नहीं हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि चाइना अब इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर, चूँकि वो बड़ा हो गया है, तो वो अब ये लाजमी है कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाएगा। और उसकी मिलिट्री जो है वो भी मतलब उसने अभी सारे चीज़ें टेस्ट की हैं, पाकिस्तान और इंडिया की वार में भी, अब ईरान में भी, तो उसकी काफ़ी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स और सारी चीज़ें, और फिर जो ड्रोन प्रोडक्शन की कैपेसिटी है चाइना की वो USA से बहुत ज़्यादा है। अगर ड्रोन वार ही होती लेट्स सपोज, तो ये जितने ड्रोन उनकी तरफ भेजेंगे USA उतने इनकी तरफ नहीं भेज सकेगा। तो मिलिट्री टेक्नोलॉजी, जो ड्रोन मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न वारफेयर है, उसमें अगर टेक्नोलॉजी बराबर भी हो दोनों की, तो जो क्वांटिटी है, जो ड्रोन्स की बुछाड़ वो होगी, वो चाइना के पास कैपेसिटी ज़्यादा है। तो इस तरह USA की जो मिलिट्री है वो सुपीरियरिटी आज की तारीख तक जो है वो फील ऐसा हो रहा है, इट्स नॉट एनी मोर इन द वर्ल्ड। और अब वो ईरान के ख़िलाफ़ इतना पर नहीं कर रहा, तो चाइना तो अभी है। अच्छा, अब दूसरा जो रशिया के ख़िलाफ़ फ्रंट था यूक्रेन का, वो रशिया बड़ी आराम से लड़ रहा था, स्लो, लेकिन कुछ पिछले साल भी उन्होंने रशिया के इनसाइड जो है ड्रोन्स अटैक्स किए हैं। तो इस वजह से अभी पिछले इसी वीक में ही रशिया ने बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक किया है और बहुत ज़्यादा उनको नुकसान पहुंचाया है यूक्रेन को। तो इस तरह वो फ्रंट भी जो है वो अब गर्म होता है, और इवन उसने तो न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस करने का भी इशारा किया है। तो अब इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप किस तरफ जाएंगे इस वर्ल्ड ऑर्डर में, क्योंकि मोदी इज़ क्लियर कट कि वो BJP RSS वो अपने रीजन यानी कि साउथ एशिया को, पाकिस्तान इसको इंगेज नहीं, पूरी तरह आपस में इंगेज नहीं है, और वो इंडिया एज ए कार्ड यूज़, पहले तो वो क्वाड का हिस्सा बन रहा था पिछले 3-4 साल 5 साल, क्वाड ब्रिक्स को वीक किया। अब ब्रिक्स में बातें होना शुरू हो गई हैं कि ब्रिक्स में ये आउटलायर है। फिर जो आसियान SCO समिट है उसमें भी वो एज ए आउटलायर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। ब्रिक्स के अंदर SCO के अंदर वो गया भी नहीं था पिछली दफ़ा भी। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिससे मोदी क्वाड की तरफ जाने, और फिर अभी मार्को रूबियो आया, उसके साथ जो USA के साथ उसकी इंगेजमेंट है, तो वो सारी, और 15% गोल्ड पे टैक्स लगाना, तो ये इटसेल्फ, और ईरान के ख़िलाफ़ ईरान के मतलब USA और इसराइल के अटैक को उसने कंडम नहीं किया, बल्कि वो अटैक से एक दिन पहले इसराइल में था। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि जो इंडिया आज का इंडिया है, जो मोदी इंडिया है, वो इज़ नॉट विद एशिया कंट्रीज़ के साथ नहीं खड़ा, सिर्फ मतलब बाद मुसलमानों की नहीं, वो चाइना के साथ भी नहीं खड़ा, और रशिया के साथ भी बस ऐसे है, और ईरान के साथ भी उसने सपोर्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान और उसके रिलेशनशिप भी, ये जो 2 जंगें हुई हैं, ऑपरेशन सिंदूर
और उससे पहले इमरान खान के टाइम पे जो इन्होंने बालाकोट अटैक किया था उसमें ऑपरेशन संदूर में भी नाकाम हो गया, और उधर उस वक्त वो अभिनंदन पकड़ा गया था। तो दोनों मोदीज़ के जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे वो वीक हुए हैं, मतलब डिफ़ीट हुई है दोनों इस जंग कह लें। तो इसके अंदर तो बेसिकली अब सिचुएशन यही है कि साउथ एशिया का कोई सलूशन अभी नहीं है, और इंडिया का फ्यूचर कोई एज ए सुपर पावर नहीं होगा या ग्रेट पावर नहीं होगा, बल्कि एक बनिया पावर होगा। अब मैं बनिया पावर किस कह रहा हूँ, अब ग्रेट पावर वो है या सुपर पावर वो है जिस तरह चाइना चले, उसकी इकॉनमी इंटेलेक्चुअल डेप्थ और न्यू डायरेक्शन दुनिया को दे रहा है, नई इंटेलेक्चुअल पाथ पे चला रहा है। जो भी है वो हमारे वैल्यू से मिलता ही नहीं मिलता, लेकिन एक पाथ पे चला रहा है जो पीसफुल होगा। तो इस तरह ईरान भी अपनी नेशन के लिए एक नया पाथ क्रिएट कर रहा है, पॉलिटिकल डायरेक्शन उसने क्रिएट की। راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمصه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده. صراحتاً اعلام میکنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمیگردد. این اراده زمانی ایجاد می شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی هم شما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد، نه حالا و نه هیچ وقت دیگری. ये भी एक सिविलाइज्ड पावर के तौर पे सामने आ रहा है, रशिया ऑलरेडी नो जानते हैं। तो अब जो इंडिया है वो बनिया पावर है। बनिया पावर क्या है, इंडिया के पास पैसा तो है लेकिन वो उसके पास पॉलिटिकल डायरेक्शन को न्यू नहीं है, कुछ सिविलाइज्ड नहीं है, बल्कि वही ब्राह्मनिज्म और वही लोगों को एक फिफ्थ कॉलम बनाना या अपने आर्डर को, अपने सोसाइटी को कमज़ोर करना, लोगों को गुलाम बनाना। तो उस तरह के माइंडसेट के साथ दोबारा पावर में आ रहा है और दुनिया को, अपने मुल्क को चला रहा है, खित्ते को इस तरह चलाना चाहता है। और एक्सपेंशनिस्ट की थिंकिंग है कि महाभारत जो है उसमें तिब्बत भी था, पाकिस्तान भी था, उसमें ईरान भी था, उसमें जनाब पता नहीं क्या क्या था। तो वो महाभारत के जो नक्शे आते हैं डेफिनेटली वो यही छापते हैं, उससे यही साबित होता है एक्सपेंशनिस्ट माइंड के साथ वो। लेकिन एक्सपेंशनिस्ट तो वो तब होगा जब खुद टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन भी हो। तो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन तो इंडिया की नहीं है, लेकिन मनी प्रोडक्शन है। और मनी प्रोडक्शन पीछे जो कारपोरेट्स हैं उनका पैसा है, उसके ज़रिए वो लेता है पुराने आइडियाज़ के ऊपर जो रिपीटेड होते हैं इस तरह से। तो वो बनिया एक पावर है। तो अब इसको अगर हम समराइज़ करें तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसकी शेप अभी, उसके खदोखाल कुछ सामने आए हैं, लेकिन उसके एग्जैक्ट जो फाइनेंशियल सिस्टम होगा वो क्या होगा और कैसे वो लीड करेगा, वी हैव टू फर्दर गो इनटू डिटेल इन फ्यूचर एपिसोड्स। थैंक यू वेरी मच।